स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों कैसे हैं आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और जैसा कि आपको पता है हम लोग डेली जो है एजुटेरिया का 5000 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न जो है, जैसे कि ऑल स्टेट पीसीएस का हो या बिहार एसएससी का हो, बीपीएसएससी का हो, एसएससी का जीडी कांस्टेबल हो या एसएससी का सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हो, जहां पे आपको देखने को मिलेगा सामान्य अध्ययन जीके जीएस, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 का 26 से लेकर 25-50 तक क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले जो भी क्वेश्चन हुआ था यानी प्रैक्टिस सेट 4 तक 25 जो क्वेश्चन है वहाँ तक हम लोग सेट कर लिए थे। और यहाँ पे 26 नंबर से प्रश्न है आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है, मंगल पांडे ने भारत में प्रथम बार जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी, तो इसके बाद उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा कब फांसी दे दी गई थी। यानी सिंपल से क्वेश्चन ये है कि मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है 8 अप्रैल 1857। याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की सबसे कम उम्र में इनकी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। यानी बहावी आंदोलन जो है वो कौन से क्षेत्र में वो ज़्यादा पनपा नहीं था, यानी कि प्रमुख क्षेत्र उसका नहीं था। तो आपको बता दें कि संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी है, उत्तर प्रदेश वाला प्रांत है, उस समय बहुत ज़्यादा बहावी आंदोलन से प्रभावित था। बंगाल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था, लेकिन असम दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी जो है असम, ये प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है बहावी आंदोलन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रमुख पुस्तक जो है एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये याद रखिएगा बहुत ही लोकप्रिय लेखक हैं बीएस नैपाल। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं वीएस नैपाल, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है एरिया ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, यानी कि आपको कुछ संधियां है और वो संधि कब हुई थी ये आपको देखना है। तो आपको बता दें कि सूरत की संधि कब हुई थी। तो सूरत की संधि दोस्तों यहाँ पे आपको हुआ था 1775 में, यानी ए ऑप्शन का हो जाएगा 4 आंसर। तो ए ऑप्शन में 4, यहाँ पे बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं पूना की संधि कब हुई थी। तो पूना की संधि दोस्तों 1817 में हुई थी, यानी बी का 3। तो बी का 3 इसमें भी है। अब तीसरा है आपको पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, यानी कि सी का दोस्तों एक यहाँ पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और देवगांव की संधि 1803 में हुई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है। आज का 30 नंबर प्रश्न है ये कि किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या है जहाँ पे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौना जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं मृच्छकटिकम, इसी से आपको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिए इसके लेखक हैं शूद्रक। नेक्स्ट है यहाँ पे कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे। यानी कि खारवेल जो है इस धर्म के अनुयायी थे और इनके संरक्षण थे जैन धर्म के। उड़ीसा के जो आपको महान शासक थे कलिंग शासक खारवेल, वो जो आपको जैन धर्म के संरक्षण थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 31 नंबर का। नेक्स्ट है दोस्तों भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ये जो अभिलेख है जिसका नाम है भीतरी स्तंभ, तो भीतरी स्तंभ से याद रखिएगा स्कंदगुप्त, या ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं स्कंदगुप्त, तो उन्हीं के द्वारा ये अभिलेख बनाया गया था, इनसे संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित है कैलाश नाथ मंदिर। ये साउथ भारत का पूछ रहा है, इसलिए इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तब पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया था कैलाश नाथ मंदिर। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु के बाद, यानी सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था बेबीलोन में, उनकी मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंडोकोटस था। तो चंद्रगुप्त के विषय में यह कथन किसने लिखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये एरियन के द्वारा लिखा गया था। आपको ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं एरियन जो है इन्हीं को द्वारा ये लिखा गया था कि जैसे सिकंदर में मृत्यु हुई सिकंदर की, तो उनके बाद भारत में जो है दास्ता का जुआ उतार फेंक गया और गवर्नर की हत्या ये सेंडोकोटस के द्वारा की गई थी। ये आपको एरियन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। यानी कोई व्यक्ति बोलता है तो मनुष्य के मस्तिष्क पर उसका जो प्रभाव रहता है वो आपको 1/10 सेकेंड रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें कि मनुष्य के जो आँख में जैसे ही प्रवेश करता है प्रकाश, तो प्रकाश को नियंत्रण करने वाला जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा, आइरिस के द्वारा प्रकाश नियंत्रण होता है।
नेक्स्ट है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, यानी कि रक्त जो भी है गंदा रक्त है उसकी अशुद्धि जो है ना वो किडनी के द्वारा यानी वृक्क के द्वारा यहाँ पे छानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। यह आपको बता दें कि रक्त का जो है 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा से सम्मिलित है, जिसमें 90% जल होता है और 10% अन्य खनिज लवण होते हैं। तो याद रखें इसका आंसर सी हो जाएगा 38 का। 55 से 60% रक्त का प्लाज्मा होता है, रक्त में प्लाज्मा। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। इस पौधे पे याद रखिएगा दोस्तों तो ये जो पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है वो दोस्तों फ्लोरोजीन है। आपको याद रखिए पुष्प को फ्लोरो कहते हैं, तो फ्लोरोजीन के द्वारा ही यहाँ पे पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है पौधे पर। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रधनुष किसके द्वारा होता है। तो इस इंद्रधनुष होने का कारण जो है परावर्तन भी है अपवर्तन भी है। ये नहीं कि परावर्तन सिर्फ मार देंगे, ये नहीं कि अपवर्तन मार देंगे, बल्कि इंद्रधनुष जो होता है वो परावर्तन के कारण भी होता है अपवर्तन के कारण दोनों होता है साथ में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो कार्यकारी आकर्षण बल होता है उसको क्या कहते हैं। यानी पदार्थ है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण जो होता है उसमें ससंजक बल होता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, ससंजक बल जो होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करता है आकर्षण बल ससंजक बल। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों आफ्टर रिएक्शन H2O बनेगा, तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ये भाग लेने वाले जो आपको पदार्थ है इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अभिकारक इसको कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पे क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। यानी किसी भी क्षार को है जल में घोलिएगा तो वहाँ OH पर माइनस, यानी कि ये आयन यहाँ पे आपको मुक्त होगा OH पर माइनस। जबकि आप अम्ल को जल में घोलिएगा तो वहाँ पे H पर प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नींबू के रस का pH मान क्या होता है। तो आपको बता दें कि नींबू के रस का pH मान जो होता है 2.2 होता है, यानी 2.2 जो होता है नींबू के रस का pH मान होता है। नेक्स्ट है दोस्तों बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है। आपको बता दें बादल जो है वायुमंडल का तैरना दोनों जो होता है श्यानता के कारण होता है, पॉइज के कारण इसकी ऐसे ही मात्रक होता है पॉइज। तो इस श्यानता के कारण जो होता है विस्कोसिटी के कारण ये बादल और वायुमंडल का तैरना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों छाया में पनपने वाले पौधा को क्या कहते हैं। कभी कभी जो होता है छाया में भी पौधा पनपते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीओफाइटस कहते हैं। सीओ मतलब छाया होता है, इसको याद रखिएगा सीओफाइटस। सीओफाइटस मतलब होता है आपको छाया में पनपने वाले पौधों को हम लोग कहते हैं। जबकि आपको बात करें दोस्तों हेलोफाइटस है, तो यानी ये जो है नमकीन पानी में होने वाले पौधों को हेलोफाइटस कहते हैं और चट्टान में उगने वाले पौधों को लिथोफाइटस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी सीओफाइटस, जो कि छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है मैन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में रहता है। तो मैन रहीम जो होता है रूस और फिनलैंड के बीच में होता है। रूस और फिनलैंड, रूस की राजधानी मास्को है जबकि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है दोस्तों। तो याद रखिएगा मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट दोस्तों है कि जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा जैव विविधता दिवस 22 मई को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उसकी शुरुआत जो है भारत में 2007 में हुई थी। याद रखिएगा NFSM की जो है आपको शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन है। तो आपको बता दें कि मुद्रास्फीति के प्राकलन दो तरीका से होता है, WPI से और CPI से। लेकिन भारत में जो है CPI से जो है ना सबसे ज़्यादा आपको प्रचलित है, याद रखिएगा तो यहाँ पे आपका CPI हो जाएगा 50 का C। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार विजिट की है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।